भारत का इतिहास मुगलों के बिना अधूरा है, जिन्होंने लगभग 300 सालों तक भारत पर शासन किया। बाबर, अकबर, शाहजहां से लेकर बहादुर शाह जफर तक कई मुगल शासकों ने दिल्ली की गद्दी संभाली, लेकिन कुछ सवाल आज भी अनसुलझे हैं। आखिर मुगल भारत क्यों आए? उन्होंने यहाँ अपना साम्राज्य कैसे स्थापित किया? राजपूतों और मराठों की उपस्थिति के बावजूद विदेशी ताकतें इतने लंबे समय तक कैसे राज कर सकीं? यदि बाबर हिंदुस्तान न आया होता तो मुगल साम्राज्य की नींव न पड़ती और ताजमहल, लाल किला जैसी भव्य इमारतें शायद ही बनती। बाबर का असली नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था और उसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। आज का उज्बेकिस्तान कभी फरगना का हिस्सा था, जहां बाबर का जन्म हुआ। उसे तैमूर और चंगेज खान का वंशज माना जाता है। मात्र 12 वर्ष की आयु में उसने फरगना की गद्दी संभाल ली, लेकिन उसके रिश्तेदारों और चाचाओं को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने बाबर को हटाने के लिए षड्यंत्र रचे और अंततः उसे फरगना और समरकंद से बेदखल कर दिया गया। कई वर्षों बाद 1504 में बाबर ने काबुल फतह कर वहां अपनी सत्ता स्थापित की, मगर केवल काबुल से संतुष्ट रहना उसके स्वभाव में नहीं था। वह अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। विस्तार के लिए धन की जरूरत थी और उस समय भारत से अधिक धनवान कोई और देश नहीं था। उस दौर में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। 1525 में बाबर ने भारत पर आक्रमण की योजना बनाई। हिंदुस्तान में उस समय इब्राहिम लोदी का शासन था, राजस्थान पर राजपूतों का राज था और दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य फैल रहा था। इब्राहिम लोदी क्रूर और सनकी था, जिससे परेशान होकर उसके चाचा अलाउद्दीन लोदी और पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण भेजा। बाबर को इसी मौके की तलाश थी। उसने तुरंत सेना तैयार की और 15 दिसंबर 1525 को सिंधु नदी पार की। उस समय बाबर के पास मात्र 12,000 सैनिक थे, लेकिन उसने पंजाब पर चढ़ाई शुरू कर दी। बाबर के पास मजबूत सेना के साथ तोपखाना और गन पाउडर भी था। पानीपत का युद्ध भारत में लड़ा जाने वाला पहला ऐसा युद्ध था जिसमें गन पाउडर का इस्तेमाल किया गया। बाबर न केवल एक कुशल सेनापति था, बल्कि उसे युद्ध का भी अच्छा अनुभव था। उसकी रणनीतियां भी गजब की थीं, जो उसे दूसरों से अलग बनाती थीं। दूसरी ओर इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख की विशाल सेना थी, जिसमें पैदल सैनिक, हाथी, घोड़े और बैलगाड़ियां शामिल थीं। इतनी बड़ी सेना के बावजूद बाबर डरा नहीं, बल्कि पूरी बहादुरी से डटा रहा। वह एक निडर योद्धा था, जिसे काबुल, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान में आज भी वीरता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। वहां के कई स्थानों पर बाबर की प्रतिमाएं लगी हुई हैं और लोगों को उसकी गाथाएं सुनाई जाती हैं। बाबर ने बहुत कम सेना के साथ भारत पर विजय हासिल की थी। पानीपत, जो दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है, आज हरियाणा का एक जिला है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को युद्ध के लिए खुली चुनौती दी और पहले से ही अपनी रणनीति तय कर ली थी। उसने दुश्मन के इलाके में गहरी खाई खुदवाई ताकि लोदी की सेना ज्यादा फैल न सके और उसके सैनिक आसान निशाने बन जाएं। बाबर की सेना के कुछ लोगों ने वापसी का सुझाव दिया, लेकिन उसने इनकार कर दिया और कहा कि जब तक दिल्ली नहीं जीतेंगे तब तक वापस नहीं लौटेंगे। वह अपनी सेना की रणनीति को बारीकी से तैयार करता था। सबसे आगे उसके स्काउट्स तैनात होते थे, जो दुश्मन की गतिविधियों की सूचना देते थे। उनके पीछे बैलगाड़ियों की एक लंबी पंक्ति होती थी, जिन्हें चमड़े की मजबूत पट्टियों से बांधा जाता था। इन बैलगाड़ियों के बीच थोड़ी जगह छोड़ी जाती थी, जहां तीर कमान लिए सैनिक खड़े होते थे। वहीं बीच बीच में तोपखाने तैनात किए जाते थे, जो युद्ध के दौरान घातक प्रहार करने के लिए तैयार रहते थे। सैनिकों के तीर कमान भी साधारण नहीं, बल्कि विशेष रूप से तैयार किए गए थे। बाबर की सेना के तीर इतने शक्तिशाली थे कि उनकी डोरी खींचने में ही काफी ताकत लगती थी। एक तीर 600 मीटर दूर तक मार कर सकता था, जो लगभग 7 फुटबॉल स्टेडियम के बराबर था। हर सेकंड एक तीर छोड़ा जा सकता था और वह 4000 पाउंड का जबरदस्त बल उत्पन्न करता था। बाबर की सेना अच्छी तरह संगठित थी, जबकि लोदी की सेना, जो 1 लाख से अधिक सैनिकों की थी, इतिहासकारों के अनुसार किसी मेले जैसी लग रही थी। दोनों सेनाएं एक दूसरे के पहले हमले का इंतजार कर रही थीं।
बाबर को पता था कि यदि उसने पहला वार किया तो उसकी जीत की संभावना कम हो सकती है। 19 अप्रैल 1226 की रात उसने अपनी सेना की एक छोटी टुकड़ी को लोदी के कैंप में भेजा। जब वे वहां पहुंचे तो लोदी की सेना ने उन पर हमला कर दिया, जिससे बाबर के कुछ सैनिक मारे गए और बाकी लौट आए। यह देखकर लोदी बहुत खुश हुआ और उसे लगा कि बाबर की सेना को हराना आसान होगा। लेकिन वास्तव में बाबर ने तो बस दुश्मन को जाल में फंसाने के लिए यह चाल चली थी। 21 अप्रैल 1526 की सुबह लोदी की सेना ने बाबर की सेना पर हमला कर दिया। लोदी की सेना बाबर द्वारा खुदवाए गए गहरे खाइयों में गिर गई। बाहर निकलने में जितना समय लगा उतने में बाबर ने तोपें दागने का आदेश दे दिया। लोदी ने अपनी सेना के आगे 300 हाथी तैनात किए थे। उसे लगा था कि हाथी जल्द ही दुश्मन को कुचल देंगे, लेकिन नतीजा इसके उलट हुआ। तोपों की तेज आवाज से हाथी बेकाबू हो गए और अपनी ही सेना को रौंदने लगे। कई सैनिक हाथियों के पैरों तले कुचलकर मारे गए, जबकि तोपखाने से भी उन्हें भारी नुकसान हुआ। कुछ ही समय में बाबर की सेना लोदी की सेना पर पूरी तरह हावी हो गई। युद्ध कई घंटों तक चला और शाम होते ही लोदी मारा गया। उसका सिर काटकर बाबर के सामने पेश किया गया। इस जीत के साथ बाबर को अपार धन संपत्ति भी मिली। इतिहासकारों के अनुसार बाबर ने सारा जीता हुआ धन जनता में बांट दिया। जनता उसकी दरियादिली से इतनी खुश हुई कि उसने उसे कलंदर की उपाधि दे दी। 1226 में 43 साल की उम्र में बाबर ने दिल्ली में मुगल सल्तनत की नींव रखी। लोदी को हराने के बाद राजपूतों ने उसका विरोध किया, जिससे बाबर को 3 बड़े युद्ध लड़ने पड़े। खानवा, चंदेरी और घाघरा का युद्ध। दिल्ली का ताज हुमायूं को मिला, लेकिन उसके 3 भाई भी थे जिन्हें अलग अलग राज्यों का शासन सौंपा गया। हुमायूं शांत स्वभाव का था और हर फैसला सोच समझ कर लेता था, जबकि उसके भाई हर वक्त षड्यंत्र रचते रहते थे। वे मिलकर हुमायूं से दिल्ली की गद्दी छीनने की योजना बनाते और कई बार आपस में युद्ध भी हुआ। 139 में चौसा और 1540 में बिलग्राम में हुमायूं की लड़ाई हुई, लेकिन वह हार गया और शेर शाह सूरी ने सत्ता हथिया ली। हार के बाद हुमायूं को अपनी जान बचाकर भारत से भागना पड़ा। वह कुछ समय तक सिंध में छिप कर रहा। वहीं उसने हमीदा बानो से शादी की और उनके पुत्र अकबर का जन्म हुआ। लगभग 15 साल तक भारत से बाहर रहने के बाद हुमायूं ने एक विशाल सेना तैयार की और 1555 में दिल्ली फिर से जीत ली। लेकिन अगले ही साल लाइब्रेरी में सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। हुमायूं की मृत्यु से मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और राजा हेमू ने दिल्ली पर हमला कर दिया। उस समय अकबर केवल 12 साल का था और इतने बड़े युद्ध का सामना नहीं कर सकता था। लेकिन मुगलों के पास बैरम खान नाम का एक वफादार सेनापति था, जिसने सेना तैयार की और अकबर को युद्ध की शिक्षा दी। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को पराजित कर दिया गया और 13 साल की उम्र में अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह एक धर्मनिरपेक्ष राजा माना जाता था। अकबर ने राजा बनते ही जनता का दिल जीतना शुरू कर दिया। 1568 में उसने चित्तौड़ पर विजय हासिल की, लेकिन इसके लिए उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ी। दिल्ली जीतने के बाद अकबर किसी भी हाल में राजस्थान को जीतना चाहता था, क्योंकि राजपूतों को बहादुरी के लिए जाना जाता था। अकबर जानता था कि यदि राजस्थान पर कब्जा कर लिया जाए तो पूरे हिंदुस्तान पर राज्य करना आसान होगा। राजस्थानी कारीगरों को हथियार बनाने में महारत हासिल थी, जबकि अकबर की सेना दमिश्क स्टील से बने हथियारों का उपयोग करती थी, जो दुश्मनों को गंभीर रूप से घायल करने के लिए बनाए गए थे। अकबर अपने हाथियों को जीरा बख्तर नामक लोहे के कवच पहनाता था। उसे हाथियों का बहुत शौक था और वह दोषियों को सजा देने के लिए हाथियों से कुचलवा देता था। चित्तौड़ का किला राजस्थान का सबसे मजबूत किला माना जाता था, जिसे जीतने के लिए अकबर ने एक विशेष रणनीति बनाई। उसने एक गुप्त सुरंग खुदवाई, जिससे उसकी सेना किले तक पहुंच गई। चित्तौड़ पहाड़ी पर स्थित था, जहां तक सीधे पहुंचना मुश्किल था। सैनिक दूर से ही दुश्मन को देख लेते और तीरों की बौछार कर देते, लेकिन अकबर किसी भी हाल में जीत हासिल करना चाहता था। लगातार प्रयासों के बाद 25 फरवरी 668 को उसने चित्तौड़ का किला फतह कर लिया।
इस जीत के बाद उसका साम्राज्य 25 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैल गया। उसकी सेना ने मैचलॉक बंदूकों का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया, जो दूर से ही दुश्मनों में दहशत फैलाने के लिए जानी जाती थी। तो दोस्तों, यह थी भारत में मुगलों के इतिहास की सच्ची कहानी। अगर आपको इस तरह के और भी रोचक विषय पसंद आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने या जानने को मिला, या फिर आपको यह दिलचस्प लगा, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार में शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस मिस न करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।